आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। ये एक महीना आप ये कोशिश करो कि घर से बाहर निकलने की फ्रीक्वेंसी कम कर दो। और केयर और ऑक्सीजन, इसके अलावा इस वक्त कोरोना का कोई और इलाज नहीं है। जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला है, यानी कि किडनीज की बीमारी में मुब्तला है, किसी को इरखान है, क्या ऐसे मरीज़ भी वैक्सीन ले सकते हैं? वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन बनी ही उन लोगों के लिए है जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, यही लोगों को वैक्सीन से ज़्यादा बेनिफिट होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र चल रहा है और हर तरफ कोरोना के मतलब बातें हो रही हैं। रोज़ बरोज़ कोरोना के मरीज़ों में इजाफा देखा जा रहा है। न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क में कोरोना के मरीज़ों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आइए आज हम हैदराबाद के मशहूर मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट माहिर अमराज क़ल्ब जनाब डॉक्टर संजीव कुमार साहब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इससे कबल भी हमारे चैनल पर हमारे नाज़रीन की रहबरी की है, रहनुमाई की है अपने ज़रीन मशवरों के ज़रिए, और आपके इंटरव्यूज़ को हमारे लाखों नाज़रीन ने सराहा है। आज फिर एक बार हम डॉक्टर संजीव कुमार साहब के पास पहुँचे हैं, जो हमारे नाज़रीन के शक शुबात हैं, जो उनके सवालात हैं, उनको लेकर आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या कोरोना की दूसरी लहर वाकई में क्या दूसरी लहर है? कभी भी जब केसेस, कोई भी नई बीमारी जब आती है तो वो इसी फॉर्म में आती है कि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर तीनों लेके आती है। अगर कंट्रोल अच्छा रखा जाए तो दूसरी लहर कई बार पता भी नहीं चलती, इतनी छोटी आती है। दूसरी लहर आएगी इसका हमें पूरा अंदाज़ा था, इसको हमें पता था। कैसे पता था? 100 साल पहले ऐसा ही एक फ्लू जो कि नॉर्थ अमेरिका के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम फैला था, उसमें भी पहली लहर को लोगों ने नज़रअंदाज किया था। और जब वो सब सिपाही तो एक सेकेंड लहर आई थी जिसमें कई गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। हम वो गलती ना करके डॉक्टर साहब, आम में ये शक शुबा है कि वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन का लेना क्या सही है या नहीं है, और कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको एलर्जी है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला है, यानी कि किडनीज की बीमारी में मुब्तला है, किसी को इरखान है, क्या ऐसे मरीज़ भी वैक्सीन ले सकते हैं? और आम इंसान के वैक्सीन लेने पर उस पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे? ये बहुत अहम सवाल है, मैं जो आपसे करना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से हम लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि कोरोना का कोई इलाज है कि नहीं है। कुछ लोगों ने विटामिन दिए, कुछ लोगों ने खाने के बारे में बताया कि ये खाइए, इससे ताकत मिलती है, कुछ लोगों ने एंटीबायोटिक्स दिए, कुछ लोगों ने सांस फूलने की दवाइयाँ दी, अस्पताल में एडमिट करके ऑक्सीजन लगा के, वेंटिलेटर लगा के। इस 1 साल में अगर मैं आज कुछ समझा तो एक ही चीज़ समझा कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन है। डरे क्यों हुए लोग वैक्सीन से? क्योंकि अब कोरोना में जब भी लोगों को कोई भी नई चीज़ बताई जाती है तो वो सबसे पहले डरते हैं कि इससे नुकसान तो नहीं होगा। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब एक माँ छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवाने जाती थी तो क्या कभी डॉक्टर से सवाल पूछा था कि क्या इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है? वैक्सीन लगाया ही इसलिए जाता है कि बीमारी ना हो, और अगर हो तो इतनी कम हो कि बच्चा उससे बच जाए। वैक्सीन डॉक्टर बनाते कैसे हैं? अगर आप इस कागज़ को इन्फेक्शन मान लो तो वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? इसी जिंदा वायरस को मार दिया जाता है। कैसे मारा जाता है? आप इस वायरस को गर्म करके या केमिकल से इतना मार देते हो कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो बचा हुआ मरा हुआ वायरस का पानी है जो हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, हम ऐसा समझती है शरीर कि कोरोना हो गया, तो वैक्सीन के 1 दिन के बाद बॉडी उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये जो पानी जिस पे अटैक किया जाता है उससे बीमारी को समझती है बॉडी कि हाँ, ये जो वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करी है इससे कैसे लड़ना है। एक दिन बुखार भी होता है, गला खराब भी हो सकता है, जुकाम भी होता है, दूसरे दिन ठीक हो जाता है। अगर वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट होते तो आज 2 करोड़ लोग इंडिया में, डॉक्टर्स जिनको वैक्सीन हुआ, 200 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में जिन लोगों को वैक्सीन लगी, क्या इसको अभी तक सरकारें वापस नहीं ले लेती?
हाँ, कुछ लोग ज़रूर मरे और ऐसी गलत अफवाहें फैलाई गई कि वैक्सीन से मरे। क्या रोज इंडिया में लोग मरते नहीं थे इससे पहले? कहाँ गए निमोनिया वाले लोग, कहाँ गए टीबी वाले लोग, कहाँ गए हार्ट अटैक वाले लोग, कहाँ गए एक्सीडेंट वाले लोग? आज की तारीख में अगर मैं हॉस्पिटल में किसी वजह से कोई डेथ सुनता हूँ तो सिर्फ कोरोना ही क्यों होता है? क्या लोग सिर्फ कोरोना ही से मर रहे हैं? पहले भी लोगों को पित्ते में इन्फेक्शन होता था, किडनी में प्रॉब्लम होती थी, लोग मरते थे, एक दिन में एक डेथ हो जाती थी। पर आज अगर 10 की 10 डेथ हो रही हैं तो सबके ऊपर कोरोना क्यों छापा जा रहा है? कोरोना से डेथ होती ज़रूर है पर 1%। फिर डरने की क्या बात है? हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ है। अगर 1% लोग मर गए तो 1 करोड़ लोगों की लाश जलाने के लिए हमारे पास शमशान घाट नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि सारे लोग एक साथ ना इन्फेक्ट हो जाएं। आपके घर में एक आदमी अगर इन्फेक्ट होगा तो बाकी सारे लोग काम करेंगे, खाने के लिए इंतजाम करेंगे, उस आदमी की सेवा करेंगे, उसको लड़ने के लिए या उससे बचने के लिए ठीक होंगे। अगर सारे के सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो गए, कोरोना तो खत्म हो जाएगा पर 1% लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए लॉकडाउन किया गया था। सरकार को नहीं पता कि हमारी घर की माली हालत कैसी है। मान लो मेरे घर की माली हालत ऐसी है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तो लॉकडाउन मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मुझे तो खाना कमाना है, बाहर जाना है, काम करना है। मेरे लिए लॉकडाउन बेकार है। पर अगर मेरे को खाने के लिए और घर रहने के लिए है तो मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आगे अपने बच्चे और अपने बच्चों के बच्चों को देखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए लॉकडाउन अच्छा है। आज मैं आप लोगों के लिए कंट्रोल्ड लॉकडाउन प्रपोज करता हूँ। अब सरकारें हमें ना बताएं कि लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है या कब करना है, क्योंकि इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे में फैलता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है घर से बाहर जाने की तो ना जाएं। इस मुबारक पाक महीने में भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पर लिमिटेड करिए। आप अपने घर में रोज़े रखिए, ईद मनाइए, कुछ लिमिटेड लोगों से मिलिए, पर कोशिश ये करिए कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल घर से बाहर मत जाएं। जो अपने बुज़ुर्ग हैं उनसे 1 मीटर की दूरी तक रखिए। अगर आप रोज़ बाहर जाना मजबूरी है आपकी, तो कोशिश करिए कि उनको बचाने के लिए उनसे 1 मीटर की दूरी पे बैठिए, जिससे कि किसी भी वजह से उनको इन्फेक्शन ना आ जाए। और दूसरा, ये सेकेंड लेयर में लोग जितनी जल्दी इन्फेक्ट होते चले जाएंगे, आपने देखा बीच में कंडीशन ठीक हो गई थी, हॉस्पिटल्स में आराम से इलाज होता था, लोग आराम से ट्रीट हो रहे थे, वैक्सीन भी लगवाने लगे थे। अब क्या हो गया है? अब एक साथ लोग इन्फेक्ट हो गए हैं तो सारे के सारे हॉस्पिटल गले तक भर गए। क्योंकि इतने सारे लोग आ गए हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ता है, लोग ज़्यादा मरने शुरू हो जाएंगे, लोगों को ज़्यादा लूटना शुरू करेंगे, ज़्यादा ट्रीटमेंट के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कंट्रोल हट जाएगा, पैनिक फैल जाएगा, ज़रूरत के सामान ना घट जाएं, और वैक्सीन के ऊपर लोग अब ऐसे टूट के पड़ेंगे जैसे पहले डर के मारे नहीं लगा रहे थे, अब अगर वो टूट के पड़े तो वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए कंट्रोल लॉकडाउन ज़रूरी है। जो लोगों को घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे पहले हमारे देश के हेड ने बताया कि आप घर से बाहर मत जाओ 1 महीने के लिए, अब हमारा फैमिली का हेड, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे ताता ये बताएंगे कि बेटा बाहर मत जाइए, अभी मौसम ख़राब है। ये 1 महीना आप ये कोशिश करो कि घर से बाहर निकलने की फ्रीक्वेंसी कम कर दो, और सिर्फ वो लोग घर से बाहर जाएं जिनको रियली जाना ज़रूरी है। इससे हमारा सिस्टम भी ख़राब नहीं होगा, सबका इलाज भी आराम से हो जाएगा, हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा नहीं भरेंगे। तीसरी चीज़, हम आगे किन को हॉस्पिटल लेके जाएं और किन को हॉस्पिटल ना लेके जाएं, ये बहुत ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। आज किसी को भी जुकाम हो जा रहा है मौसम बदलने पे, आपने देखा अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया तो लोग ये समझते हैं कि हमको कोरोना हो गया, फिर वो भागते हैं टेस्ट कराने को, हज़ार रुपए का टेस्ट है, एक बार नेगेटिव आए तो फिर दूसरी जगह 15 दिन बाद टेस्ट करा लेते हैं। घर में 5-5 लोग हैं, अगर ऐसे आप टेस्ट कराते रहे तो कितने लाखों रुपए हम सिर्फ टेस्टों पे खर्च कर देंगे। कोरोना से हमने एक बहुत बड़ी चीज़ एक पूरे साल में सीखी। जो दवाइयाँ विटामिन ब्लैक हो गई, ये कहा कि विटामिन खाने से गोलियाँ ये कोरोना ठीक हो जा रहा था, विटामिन सी, विटामिन बी, मल्टीविटामिन, जाने कौन कौन सी गोलियां और कौन कौन से खाने जो प्रपोज किए गए वो काम नहीं कर रहे। मैं ये भी मानता हूँ कि ये बात मैंने ही बोली थी 1 साल पहले, पर जब हमको ये पता नहीं था कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं,
तो जो भी उस वक़्त दिया जा रहा था मैंने आपको समझाया। आज मैं आपके सामने आके ये कहना चाहता हूँ, ये जो विटामिन की काला बाजारी शुरू हो गई है और शॉर्टेज हो गई है, और ये विटामिन और वो विटामिन से अच्छा आप घर का खाना खाओ। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ। आईसीयू में अगर 10 दिन मरीज रह जाए तो उसका पूरा पैर, हाथ, मुंह सूज जाता है। ऐसा हो जाता है आधी ताकत वाला आदमी जिसको जैसे हमने कभी जिंदगी में खाना ही ना दिया हो। और यही आदमी जो 5 किलो वजन कम करके आईसीयू में रहता है, इसको दुनिया के सबसे अच्छे विटामिन दिए जाते हैं, इंजेक्शन से भी, नली से भी। फिर वही आदमी जब घर आकर के 5 दिन दाल और चावल खा करके क्यों ठीक हो जाता है? तो क्या मतलब ये विटामिन जो आईसीयू में दिए गए थे उन लोग उस टाइम काम नहीं किए थे? एक्चुअली घर का बना हुआ खाना दुनिया के सबसे अच्छे विटामिन से भी अच्छा है। तो फिर ये विटामिन मार्केट में है क्यों? सिर्फ 3 लोग। अगर माँ जिसके पेट में बच्चा है वो अकेला इतना खाना नहीं खा सकती कि बच्चे को सर्व करे, उसको विटामिन की जरूरत होती है, और लेडी डॉक्टर उसको बच्चे के लिए विटामिन की गोलियां लिखती है, आयरन की गोलियां। दूसरा, वो बुजुर्ग लोग जो खाना खाना छोड़ देते हैं, इवन कोरोना में भी, जिनको भूख नहीं लगती, उनके लिए विटामिन ठीक है। और तीसरे, वो लोग जिनकी रिकवरी में अभी थोड़ा टाइम है और पूरी रजा नहीं चल रही। इसके अलावा कोई भी लोग प्रिवेंशन के लिए कि हमारे घर में हम विटामिन लेके आ गए हैं, हम विटामिन खाएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, ये गलत है और इसको प्रमोट नहीं करना है। हम सब लोग अपने घर का बना खाना खाएंगे। दूसरा, अभी रमज़ान का पावन महीना जिसमें हम नियम से फल फूल, हम खजूर, इसका सेवन करते हैं, ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली यही देखा गया है कि जितने ज़्यादा फल और ताज़े फल जो मार्केट में आते हैं, जो हर वक्त सीजनल आते हैं, वो ही सबसे अच्छी इम्यूनिटी बनाते हैं और उसी में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। तो अगर आपको विटामिन ही लेके आना है अपने घर, तो 1 किलो आम लेके आइए, 1 किलो सेब लेके आइए, खजूर लेके आइए। रोज़ा तोड़ते वक्त पानी का सबसे पहले और खजूर का सबसे पहले यूज़ करिए रादर देन विटामिन की गोलियाँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन लेना कोई ये नहीं है, वैक्सीन लिया जा सकता है, वैक्सीन लेना चाहिए। इसके अलावा एक और सवाल हमारे नाज़रीन के जहनों में है कि जिस तरह घर में ज़ुकाम वगैरह, बुखार वगैरह आ जाता है, तो किस तरह के शख्स को, यानी किस तरह के मुतासिर शख्स को दवाखाना लेकर जाया जाए, इसके मुतालिक भी लोगों में एक शुबा है। तो उसके मुतालिक मैं चाहता हूँ कि आप वजाहत करें। कोरोना एक तरह का जुकाम बुखार का वायरस है। इसको कोरोना वायरस फैमिली का वायरस बोलते हैं, जो हर साल हमारे को पहले भी इन्फेक्ट किया करता था। पहली बार ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो गया और लोगों को जुकाम बुखार के बदले लंग्स को भी इन्फेक्ट करने लगा। क्या सारे लोग जो कोरोना से अफेक्टेड होते हैं या जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनको हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, या हॉस्पिटल जाने के बगैर कोई और इलाज नहीं है? 99% आज की तारीख में भी कोरोना जुकाम बुखार की तरह ही इफेक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं है और आपकी सांस नहीं फूल रही और आप सिर्फ जुकाम बुखार या शरीर दर्द या शरीर टूटा जैसे पहले बुखार होता था वैसे हैं, तो आप हॉस्पिटल बिल्कुल भी मत जाइए। अलग कमरे में रहिए, अच्छा खाना खाइए। कुछ दवाइयाँ हैं जो सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज का, छाती भरी हुई है तो छाती भरे की दवाई आपके घर के पास डॉक्टर देते हैं। अगर कभी कभी उनको लगता है बुखार ज़्यादा आ रहा है तो वो एक एंटीबायोटिक दे देते हैं। एक बुखार की गोली सब लोग जानते हैं, डोलो बुखार की, पैरास्टामोल की गोली खा लेते हैं, बुखार ठीक हो जाता है। नॉर्मली कोरोना में पहले 5 दिन तक छोटे मोटे बुखार सिम्टम आके लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को ये बुखार बिगड़ के 5 दिन के बाद भी कंटिन्यू रहता है। 5 और 10 दिन में जब लंग्स ज़्यादा अफेक्ट होने लगते हैं तो आदमी की ऑक्सीजन कम होने लगती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें तो उनकी नब्ज़ तेज भागने लगती है क्योंकि हार्ट उसको सपोर्ट करने लगता है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर जो आजकल आ गया है वो लगाइए तो आपकी ऑक्सीजन 90 से कम आती है। उसमें भी लोग बहुत डरते हैं क्योंकि आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते ही आपकी वैल्यू कम आती है। थोड़ी देर वेट करना है। पल्स ऑक्सीमीटर वैल्यू को पिक करने में 2 मिनट लगाता है, इसलिए थोड़ी देर पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखिए। लोग कहते हैं हमारा पल्स बहुत फ्लक्चुएट करता है। पल्स ऑक्सीमीटर थोड़ा टाइम लेता है। आप अगर थोड़ी देर उसको लगा के रखेंगे और वो वैल्यूज़ आएगी 90 से ऊपर कोई भी वैल्यू अगर आपकी आती है 91, 92, 95, 97, आप कोई भी लोगों को बगैर किसी दवाई के वो एक जुकाम बुखार की तरह कोरोना उतर जाएगा।
तो हमने जो पिछली बार कोरोना की दवाइयाँ दी थी, क्या वो कोरोना की दवाइयाँ थी? जुकाम बुखार की कॉमन किसी भी वायरस से हो एक ही दवाई है। गला भरा है, छाती भरी है तो उसकी गोली है, बुखार है तो उसकी गोली है, किसी वजह से एंटीबायोटिक देना पड़े तो वो एंटीबायोटिक की गोली है। क्या ये कोई भी कोरोना का इलाज है? कोई भी कोरोना का इलाज नहीं है। जो पिछले वायरस की दवाई फेबी फ्लू और ये सब एंटीवायरल इन्होंने दी थी, क्या ये कोरोना के अगेंस्ट काम करती हैं? नहीं करती। क्या जो हमारी HCQ जो गोली दी थी इंडिया की, या रेमडेसिविर जो अमेरिका वालों ने बना के हमें रिजल्ट्स बना के दिखाए, क्या वो कर रही हैं? अगर कर रही होती तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? सिर्फ थोड़ा सा स्टेरॉइड, थोड़ा सा ब्लड थिनर, क्योंकि 10 में से एक आदमी को ब्लड क्लॉट आने का डर रहता है, और केयर और ऑक्सीजन। इसके अलावा इस वक्त कोरोना का कोई और इलाज नहीं है। जिन लोगों ने हिम्मत हार दी वो लोग कोरोना से हार जाते हैं। जिन लोगों ने अपने घर में रह करके सही टाइम पे सही गोलियां खाई और घर का खाना खाया, और सबसे ज़रूरी टाइम पे आइडेंटिफाई किया कि ऑक्सीजन कम है तो हॉस्पिटल चलो, और ऑक्सीजन कम नहीं है तो हॉस्पिटल जाने का नुकसान ये है कि जब आपको वो गर्म दवाइयाँ लगाई जाएंगी, अगर आपको कुछ नहीं भी होना तो भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है ICU में। इसलिए मैं अभी भी आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपका ऑक्सीजन कम नहीं है तो हॉस्पिटल मत जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो आप पकड़ सकते हो। जब आप लाइनों में लगते हो कोरोना का टेस्ट कराने को, तो भी आपके पीछे वाला आगे वाला आपको कोरोना दे सकता है। याद रखो, पहली चीज़, दवाई तभी करो जब ज़रूरी हो। आइडेंटिफाई करो कि मेरी ऑक्सीजन कम है और ये आदमी बीमार है। आपको बीमार आदमी दिख जाता है, डर वाला नहीं कि हाय मुझे कोरोना हो गया, खाना खाना बंद कर दे, बीमार पड़ा रहे, सोता रहे, उठे ही ना, बात ना करे। ये लोग बीमार होता है, इन लोगों को लेके जाना है हॉस्पिटल, इनका इलाज कराना है। इलाज अभी भी बहुत लिमिटेड है। सिर्फ एक क्लॉट की दवाई और एक स्टेरॉइड और एक रेमडेसिविर, इसके अलावा सारा का सारा इलाज सिम्टोमेटिक है, जो सिर्फ आपका बुखार उतार देगा। अगर आप सही होंगे तो सिर्फ फेथ से, विश्वास से और अच्छे खाने से, और ये घर में मिलता है, अस्पतालों में नहीं। जैसा कि पहली लहर को हमने देखा कि तकरीबन 3 से 6 महीने लगे पहली लहर को ख़त्म होने में, तो दूसरी लहर कितने मुद्दत ले सकती है, कितना वक्फा ले सकती है ख़त्म होने के लिए, ये भी एक सवाल है जो मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं। कोरोना सिर्फ 14 दिन की बीमारी है, या तो आप 14 दिन में इधर हो गए या उधर हो गए। इसीलिए कभी भी जब भी वेव आई, पिछली वाली वेव स्लो आई थी, इस बारी वेव जो आई है 1.5 लाख लोग जो रोज इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो पिछली वेव से तेज आई। तो उम्मीद यही है कि ये वेव उससे जल्दी उतर जाएगी, और मुझे ऐसा उम्मीद है ये 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ही सारी चीज़ें फिर वापस नॉर्मल हो जाएंगी। पर इस बार हम पहले से बेहतर क्यों हैं? हमें पता है क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा। हमें पता है कि किसकी बात सुननी है, कौन लोग अफवाह फैला रहे हैं। हमें पता है कि हमें वैक्सीन लगाई तो हम लोग 1.5 महीने के अंदर इम्यून हो जाएंगे और तीसरी वेव नहीं आएगी। हमें पता है कि हॉस्पिटलों में कौन आदमी जाए और कौन ना जाए। हमें पता है कि इसमें कोरोना होने के बाद सब लोग नहीं मरते, सिर्फ 1% लोग मरते हैं। हमें पता है बुज़ुर्गों का अच्छा ख्याल रखना है। हमें यह भी पता है कि दवाई कम और दुआ ज़्यादा काम कर रही है, इसलिए घर पे रहिए, अच्छा खाना खाइए और रोज़े रखिए। इसमें रोज़े ना रखने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अगर आप बीमार हो और आपका शरीर इजाज़त नहीं देता तब आप मत रखिए। सर, एक आखिरी और अहम सवाल मैं आपसे लेता चलूँ। जैसा कि इससे कबल भी मैंने बात की थी कि कुछ लोग जो शुगर, BP और किडनीज़ की बीमारियों में और लीवर जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं, वो लोग टीका अंदाजी यानी कि कोरोना का टीका लेने से घबरा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? जो ये गलत मैसेज फैलाया गया है कि हम कोरोना की वैक्सीन दे किसको रहे हैं, हमने पहले फेज़ में कोरोना की वैक्सीन डॉक्टरों को दी, नर्सेस को दी, पुलिस वालों को दी। क्यों? क्योंकि इनको कोरोना होने का खतरा ज़्यादा था, क्योंकि रोज़ कोरोना के पेशेंट के साथ रहते हैं। 2 करोड़ डॉक्टरों को इन्फेक्ट होने के बाद सारे के सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, और मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने दोनों टीके लिए और मुझे बुखार के अलावा कुछ भी नहीं आया। दूसरा, हम उन लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं जो लोगों को कोरोना होने के बाद बचने का चांस कम है, जो ज़्यादा खतरे वाले लोग हैं। वो कैसे लोग होते हैं? जिनका लंग्स ख़राब है, जिनका किडनी ख़राब है, जो डायलिसिस पे हैं, जिनको न्यूरो की बीमारी है, जिनको स्टंट है, जिनको हार्ट अटैक है।
इन लोगों को सरकार प्रेफरेंस दे रही है कोरोना की वैक्सीन देने के लिए। आप ये मत समझिए कि मैं कमज़ोर हूँ तो वैक्सीन नहीं ले सकता। आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा के, फ़ोन करके, पूछ करके वैक्सीन लीजिए। पर वैक्सीन का एक दो लॉ बहुत ज़रूरी है। आप वैक्सीन लेने से पहले अच्छे स्वस्थ होने चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो वैक्सीन लेने मत जाइए, वेट करिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। दूसरा, वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन बनी ही उन लोगों के लिए है जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट अटैक है, जिनको बाईपास हुआ है, जिनको स्टंट डले हुए हैं, जो स्टेरॉइड की दवाइयाँ लेते हैं, जिनको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, यही लोगों को वैक्सीन से ज़्यादा बेनिफिट होगी। तीसरे फेज़ में हम जवान बच्चों को, 45 से नीचे वाले लोगों को वैक्सीन देंगे। अभी तो कई जगह रिसर्च चल रही है कि इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी वैक्सीन सेफ़ है। डेफिनेटली वैक्सीन एक साथ 100 करोड़ लोगों को नहीं दी जा सकती थी, इसलिए जो सेकंड फेज़ चल रहा है जिसमें 45 से ऊपर वाले हर लोग को वैक्सीन लेनी है। तो किसको नहीं लेनी है ये ध्यान रखिए। अगर आपको पहली वैक्सीन लेते वक्त एलर्जी हुई तो आपको नहीं लेनी। इसके अलावा चाहे आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, चाहे आपको एलर्जिक डिसऑर्डर हो, चाहे आपको साइनोसाइटिस रहता हो, चाहे आप एलर्जी की गोलियां ले रहे हो, तो भी आप वैक्सीन ले सकते हो। वैक्सीन का कोई भी मना करने का कोई भी वो नहीं है जब तक आपको वैक्सीन से एलर्जी ना हो। वैक्सीन के बाद सरकार ने इंश्योर किया है कि हर आदमी को आधे घंटे वैक्सीन सेंटर के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। किसी वजह से कोई तकलीफ आती है वैक्सीन से, जैसे कुछ लोग डर के मारे कमज़ोर होते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, खाली पेट चले जाते हैं, ऐसे लोगों को टीका लगाने के बाद उन्हें कमजोरी फील करते हैं, उनको थोड़ा पानी ग्लूकोज चढ़ा के ठीक कर देते हैं। डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं और आपको आधा घंटा देखते हैं। अब एक आखिरी और अहम सवाल साहब कि माह रमज़ान, माह सियाम की आमद है, 2 दिन में इंशाल्लाह हिंदुस्तान में रोज़ा रखा जाएगा। ऐसे में एक हमारे नाज़रीन का सवाल है कि जो शुगर से मुतासिर मरीज़ हैं और जो रोज़ा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपकी हिदायत है कि कितने शुगर लेवल पर वो रोज़ा रख सकते हैं और किस तरह की जो सो वो ग़िज़ा का इस्तेमाल करें? शुगर के 90% लोग, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल्ड है और जो आराम से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शन टाइम पे लगाते हैं, वो तो सब लोग रोज़ा रख सकते हैं। वो लोग जो कि जिनकी शुगर 300, 400 के पार जा रही है, वो लोग जो हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, वो लोग जो बहुत कमज़ोर हैं और उठ के खुद से ज़रूरत तक भी नहीं जा सकते, वो लोग जो खाना नहीं खा रहे, ये लोग को वैक्सीन नहीं लगानी, ये लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐसा शायद कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त नहीं देती तो आप अपनी सेहत के हिसाब से ही रोज़ा रखिए। पर वो लोग जिनको शुगर है उनको ना रोज़ा रखने की कोई मनाही नहीं है। आप सब लोग अपनी दवाइयाँ डॉक्टर से कहलवा के 2 बार करा दीजिए, 1 डोज सुबह रोज़ा रखने से पहले और 1 डोज शाम को रोज़ा तोड़ते वक्त। तो ये अपनी थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपने डॉक्टर से करा लीजिए। जैसे कि हर साल हमारे मुसलमान भाई, जिन लोगों की पक्की दवाइयाँ चल रही होती हैं, वो दवाइयाँ खाते रहते हैं और रोज़ा रखते हैं, या एक चेकअप करा लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुज़ुर्ग की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने का चांस ना हो जाए तो एक एहतियातन एक डॉक्टर से चेकअप करा लिया जाए, देख लिया जाए बीपी शुगर अच्छी है। जिन लोगों की बीपी शुगर 200 तक है, वो लोग आराम से रोज़ा रख सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह से इससे कबल भी डॉक्टर संजीव कुमार साहब ने अपने ज़रीन ख़यालात के ज़रिए हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की और जिस तरह से आज खुलकर उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर, वैक्सीन, किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, किस तरह के मरीज़ को दवाखाने तक ले जाया जाए, किस तरह एहतियात घर में बरती जाए और किस तरह के शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, इसका मतलब तफसीली तौर पर हमें आज आगाह किया है। हम बहुत मशकूर ममनून हैं डॉक्टर साहब के, क्योंकि गुनाह को मसरूफ़ियत के बावजूद बाहर मरीज़ इंतज़ार करें, लेकिन इसके बावजूद हमें वक्त देकर अपने ज़रीन ख़यालात से हमें और हमारे नाज़रीन को सरफ़राज़ फरमाया। हम डॉक्टर साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहते हैं।